गौरव की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, ट्यूशन क्लासेस भी बंद हो गई थी। अभी उसके सामने कई खर्चे पड़े थे, कमरे का किराया, घर का सामान। उसके पास इतने पैसे ना थे कि सारा खर्च एक साथ निपट जाए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गौरव को एकाएक ख्याल आया कि मकान मालिक अनीता आंटी से बात की जाए, शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। अनीता आंटी उस 2 कमरों के मकान में अकेली रहती थी। छत पर उनका कमरा था, वहाँ एक कमरा वॉशरूम के साथ था। बरामदे को घेरकर छोटी सी किचन बना दी थी। गौरव के लिए कमरा ठीक ठीक था, उसकी अच्छी गुजर हो रही थी। पिछले दिनों उसकी बीमारी की वजह से पैसों की परेशानी खड़ी हो गई थी। इलाज में पैसा खर्च हो गया और बचत ना हो सकी। शाम को वह अनीता आंटी के दरवाजे की घंटी बजा रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोली, गौरव कैसे हो बेटा? उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने प्यार से उसे बिठाया। उसके ना कहने के बावजूद वे चाय ले आईं। फिर पूछा, बताओ कैसे आना हुआ गौरव? गौरव ने धीमे से कहा, आंटी आपको तो पता है मैं एमए कर रहा हूँ और ट्यूशन करके अपना खर्च चलाता हूँ। छुट्टियों में कोई काम कर लेता हूँ, पर इस बीमारी के इलाज में खर्च ज़्यादा हो गया, इसलिए इस महीने का किराया समय पर नहीं दे पाऊँगा। मुझे थोड़ी दिन और मोहलत दे दीजिए। इससे पहले कभी गौरव से अनीता आंटी को कोई शिकायत ना थी। बहुत ही शिष्ट और शालीन था वह। किराया हमेशा वक्त पर देता था। अनीता आंटी अच्छी औरत थी। बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें सहूलियत हो तब किराया दे देना। तुम विद्यार्थी हो और बहुत अच्छे लड़के हो, इतनी रियायत तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ। गौरव खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। वो बोली, गौरव मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। मेरा एक स्टोर है, उसको मेरे एक पुराने दोस्त अजीत जी देखते हैं। वे भी काफ़ी उम्र के हैं, हिसाब किताब में उन्हें परेशानी होती है। अगर तुम शाम को थोड़ा समय निकाल कर हिसाब किताब देख लो, तुम्हारे किराए के रुपए भी उसी में से कट जाएंगे और रुपए कुछ तुम्हें भी मिल जाएंगे। गौरव ने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है आंटी, मैं कल से यह काम शुरू कर दूंगा। इससे मुझे बहुत सहायता मिल जाएगी। मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूँ। दूसरे दिन से गौरव 1-2 घंटे स्टोर पर हिसाब किताब वगैरह देखने लगा। अजीत जी बहुत सुलझे और सहयोग करने वाले इंसान थे। बड़े अच्छे से उसका काम चलने लगा। महीना पूरा होने पर किराए के पैसे काटकर उसे कुछ रकम भी मिल गई। गौरव के सेमेस्टर शुरू हो गए। परीक्षाएं खत्म होने पर उसे सुकून मिला। उस दिन वह अच्छे मूड में नीचे पार्क में बैठा था कि अनीता आंटी आ गई। उसकी परीक्षाएं खत्म होने की बात सुनकर वे बहुत खुश हुईं। उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। बरसों बाद उसे किसी ने इतने प्यार से खाना खिलाया था। अनीता आंटी ने छुट्टियों में उसे 1-2 जगह और काम दिलाने का भी आश्वासन दिया। रात को जब पलंग पर लेटा तो अनीता आंटी के बारे में सोच रहा था, पर पता नहीं कैसे एक खूबसूरत चेहरा उसके ख्यालों में उभर आया। उस हसीन चेहरे को वह भूल जाना चाहता था। अपने अतीत को अपने ज़हन से खुरचकर फेंक देना चाहता था, पर ना जाने क्यों वह चेहरा बार-बार उसकी यादों में चला आता था। ना चाहते हुए भी वह अतीत में डूब गया। उस समय वह करीब 5 साल का था। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जो उसकी माँ थी, उसे बहुत प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती। उसके पापा भी बहुत हैंडसम और अच्छे थे। वे उसे घुमाने ले जाते, खिलौने दिलाते, पर एक बात से वो बहुत परेशान रहता था कि अक्सर किसी न किसी बात पर उसके माता-पिता के बीच झगड़े हो जाते, खूब तकरार होती। वह सहम कर अपने कमरे में छिप जाता। उसका मासूम दिल यह समझ ही नहीं पाता कि उसके मम्मी-पापा क्यों लड़ते झगड़ते हैं। फिर घर में खाना नहीं पकता, पापा गुस्से से बाहर चले जाते और खूब देर से घर लौटते। वह दूध और डबल रोटी खाकर सो जाता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों के बीच बड़ी जोरदार लड़ाई हुई। फिर पापा जोर-जोर से चिल्लाकर पता नहीं क्या-क्या बककर बाहर चले गए। मम्मी भी देर तक चिल्लाती रही। उस रात को पापा घर वापस लौटकर नहीं आए। दूसरे दिन आए तो फिर दोनों में झगड़े शुरू हो गए। बीच-बीच में उसका नाम भी ले रहे थे। फिर पापा ने सूटकेस में अपना
सामान भरकर चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। मम्मी का भी मिजाज बिगड़ा रहा। इसी तरह 4 महीने गुजर गए। फिर मम्मी एकदम खुश दिखने लगी। एक दिन एक बैग में उसका सामान पैक किया। फिर उसकी मम्मी, जिनका नाम सुरभि था, उन्होंने कहा, गौरव, मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है। अब तुम मेरी बहन रोशनी आंटी के साथ रहोगी। वे तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी बेटा। तुम भी उनको तंग ना करना। दूसरे दिन मम्मी उसे रोशनी आंटी के यहाँ छोड़ने गई। गौरव किसी भी हाल में मम्मी को छोड़ना नहीं चाहता था। रो रो कर उसकी हिचकियाँ बंध गई। सुरभि भी रो रही थी, पर फिर वे आंचल छुड़ाकर चली गई। गौरव उदास था, हालात से समझौता करने को बेबस था। उसके पास और कोई रास्ता ना था। उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया। रोशनी आंटी का व्यवहार उससे अच्छा था। वे उसे प्यार भी करती थी। अंकल बहुत कम बोलते। उसे अलग कमरे में अकेले सोना होता था। रात में सोते समय वह कई बार डर कर उठ जाता। तकिया सीने से लगाए रो रो कर रात काट देता। कोई ऐसा ना था जो उसे उन काली रातों में उसे सीने से लगाकर प्यार करता। उसे समझ नहीं आता था कि मम्मी उसे छोड़कर क्यों चली गई और पापा कहाँ चले गए। दिन बीतते गए। इसी तरह 1 महीने बाद जब उसकी मम्मी उससे मिलने आई, खिलौने, चॉकलेट, कपड़े लाई, उसे खूब प्यार किया और फिर उसे रोता बिलखता छोड़कर दुबई चली गई। जिंदगी एक ढर्रे पर चलने लगी। रोशनी आंटी उसका बहुत ध्यान रखती थी। आंटी के यहाँ रहते हुए उसे एक बात पता चली कि आंटी की शादी को 9 साल हो गए थे। उनके यहाँ कोई औलाद न थी, इसीलिए उन्होंने उसे गोद लिया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसे सारी बातें समझ में आती गई। कुछ बातें उसे रोशनी आंटी से पता चली, कुछ बातें उनकी पुरानी बुआ महिमा से पता चली। उसके माँ बाप की कहानी भी उन्हीं लोगों से पता पड़ी। उसकी मम्मी सुरभि बहुत ही खूबसूरत, चंचल और ज़हीन थी। जब वे पढ़ाई कर रही थी, उनकी मुलाकात उसके पापा आकाश से हुई। पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत। दोनों की जाति में फ़र्क था। दोनों के घरों से शादी का इनकार ही था। पर इश्क के जुनून कहाँ रुकावटों से रुकता है। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही उन दोनों ने सोच समझकर आपसी सहमति से अपना घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में आकर बस गए। सुरभि और आकाश दोनों ही नए जमाने के साथ चलने वाले, ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे सरीखे थे। पुराने रीति रिवाजों के विरोधी, नई सोच, नई डगर, आज़ाद ख्यालों के हामी। उन दोनों ने लिव इन रिलेशन में एक साथ रहना शुरू कर दिया। शादी उन्हें एक बंधन लगा। उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। जल्द ही उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। जल्द ही उन्होंने जीवन की सारी सुख सुविधाएं जुटा ली। 1 साल फूलों की महक की तरह हल्का फुल्का खुशगवार गुजर गया। फिर उनकी ज़िंदगी में गौरव आ गया। शुरू शुरू में दोनों ने खुशी से जिम्मेदारी उठाई। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। सुरभि चंचल और आज़ाद रहने वाली महिला थी। घर में सास ससुर या कोई बड़ा होता तो कुछ दबाव होता, थोड़ा समझौता करने की आदत बनती, पर ऐसा कोई ना था। आकाश बेहद महत्वाकांक्षी और थोड़ा स्वार्थी था। खर्च और काम बढ़ने से दोनों के बीच धीरे धीरे कलह होने लगी। पहले तो कभी कभार लड़ाई होती, फिर अंतराल घटने लगा। दोनों में बर्दाश्त और सहनशीलता जरा ना थी। फिर हर दूसरे तीसरे दिन झगड़े होने लगे। आकाश के अपने माता पिता, परिवार से सारे संबंध टूट चुके थे और वे लोग उससे कोई भी रिश्ता रखना भी नहीं चाहते थे। उनके आकाश के अलावा एक बेटा और एक बेटी भी थे। उन्हें डर था कि कहीं आकाश के व्यवहार का दोनों बच्चों पर बुरा असर ना पड़ जाए। जो लड़का प्यार की खातिर घर परिवार छोड़ दे, उससे आशा भी क्या रखी जा सकती है। रिश्तेदारों से तो आकाश पूरी तरह कट चुका था। कभी किसी दोस्त या सहयोगी के यहाँ कोई फंक्शन में शामिल होने का मौका मिलता, वहाँ भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि मन खराब हो जाता। कभी कोई इशारा करके कहता, यही है जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, या कोई कह देता, इन लोगों की शादी नहीं हुई है, ऐसे ही साथ रहते हैं। उन दिनों लिव इन रिलेशन बहुत कम चलन में था। लोग इसे बहुत बुरा समझते थे। लोग खूब आलोचना भी करते थे। आकाश भी इस बात को महसूस करता था कि अगर समाज में घुल मिल कर रहना है तो समाज के बनाए
वो उसूलों के अनुसार चलना ज़रूरी है। पर अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जो जैसा चल रहा था वही अच्छा लगने लगा था। सुरभि अपने परिवार की सबसे बड़ी थी। उससे छोटी 2 बहनें थीं। उसने घर से भागकर आकाश के साथ रहना शुरू कर दिया। इन सब बातों की उसके माता-पिता को खबर हो गई थी। बिना विवाह के दोनों साथ रहते हैं, इस बात से उन्हें बहुत ही धक्का लगा। ऐसी खबरें तो पंख लगाकर उड़ती हैं। उनकी दोनों बेटियां कुंवारी थीं। कहीं सुरभि की काली छाया उन दोनों के भविष्य को भी ग्रहण न लगा दे, यही सोचकर उन लोगों ने सुरभि से कोई रिश्ता नहीं रखा, ना उसकी कोई खोज खबर ली। वैसे भी एक आज़ाद लड़की को क्या समझाना। इस तरह सुरभि भी अपने परिवार से अलग हो गई थी। उसके रिश्ते की एक बहन रोशनी इसी शहर में रहती थी। उससे मेल मुलाकात होती रहती थी। उसकी शादी को 9 साल हो गए थे और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बच्चे के लिए तरसती रहती थी। इधर आकाश और सुरभि के बीच अहम का टकराव होता रहता। दोनों पढ़े लिखे, सुंदर और ज़हीन थे। कोई झुकना न चाहता था। एक बात और थी, दोनों ही अपने परिवारों से कटे हुए थे। इस बात का एहसास उन्हें खटकता तो था, पर खुलकर इसको कभी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनकी ही गलती नज़र आती। फिर सोशल लाइफ भी कुछ खास ना थी। इसी घुटन और कुंठा ने दोनों को चिड़चिड़ा बना दिया था। गौरव की जिम्मेदारी और खर्च दोनों को ही भारी पड़ता। दोनों को अपना अपना पैसा बचाने की धुन सवार रहती। नतीजा निकला रोज रोज की लड़ाई और अंजाम। आकाश घर, गौरव और सुरभि को छोड़कर चला गया। ना कोई बंधन था, ना कोई दबाव, ना ही कोई कानूनी रोक। बड़ी आसानी से वह सुरभि और बच्चे को छोड़ चला गया। किसी से पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया चला गया। इधर सुरभि भी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसने भी दौड़ धूप कर वो कोशिश की। उसे दुबई में जॉब मिल गई। अब प्रश्न उठा कि बच्चे का क्या, उसका क्या किया जाए। सुरभि भी अकेली यह जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती। अभी उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसकी बहन रोशनी ने सलाह दिया कि उसकी कोई संतान नहीं है, वह गौरव को अपने बेटे की तरह रखेगी। सुरभि ने गौरव को उसे दे दिया। एक मौखिक समझौते के तहत बच्चा उसे मिल गया। कोई कानूनी कार्यवाही की जरूरत ही नहीं समझी गई। इस तरह मासूम गौरव रोशनी आंटी के पास आ गया, बिना माँ बाप के एक मांगे की जिंदगी गुजारने की खातिर। रोशनी आंटी उसका खूब ख्याल रखती थी। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। जो बच्चे बचपन में दुख उठाते हैं, तन्हाई और महरूमी झेलते हैं, वे समय से पहले ही सयाने और समझदार हो जाते हैं। गौरव ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। एक ही धुन थी उसे कि कुछ करके दिखाना है। मेहनत और लगन से उसका रिजल्ट भी खूब अच्छा आता था। दुख और हादसे कहकर नहीं आते। रोशनी आंटी की रोड एक्सीडेंट हो गया। 4-5 दिन मौत से संघर्ष करने के बाद वे चल बसी। गौरव की तो दुनिया उजड़ गई। अब एकमात्र बुआ ही उनका सहारा थी। वे उसका बहुत ध्यान रखती थी। अंकल पहले से ही कटे कटे से रहते थे, अब और भी किनारे हो गए। धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए। उस वक्त वह 10वीं में पढ़ रहा था। इसी तरह 1 साल बीत गया। रोशनी आंटी की कमी तो बहुत महसूस होती, पर बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता ना था। पहले भी वह अकेला था और अब अकेला हो गया। उसके सिर पर आसमान तो तब टूटा जब रोशनी आंटी के पति ने दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी को घर ले आए। दूसरी पत्नी विभा कुछ 32-33 साल की स्मार्ट औरत थी। कुछ अरसे तक वह चुपचाप हालात देखती और समझती रही, और जब उन्हें पता चला कि गौरव गोद लिया बच्चा है, तो उनके व्यवहार में फर्क आने लगा। गौरव ने अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया। खाने वगैरह का काम बुआ ही देखती। 2 साल बाद जब विभा का बेटा पैदा हुआ, तो गौरव के लिए जिंदगी और तंग हो गई। अब तो विभा उसे बात बात पर डांटने फटकारने लगी थी। खाने पीने पर भी रोक टोक शुरू हो गई। बासी बचा हुआ खाना उसके लिए रखा जाता। वह तो गनीमत थी कि महिमा बुआ उसे बहुत प्यार करती थी, छिपा छिपा कर उसे खिला देती। धीरे धीरे विभा ने अंकल के कान भरने शुरू कर दिए। अब गौरव उनकी नज़रों में भी खटकने लगा। बेवजह के ताने
वो प्रताड़ना शुरू हो गई। उस दिन तो हद हो गई जब उसे एक पुस्तक की ज़रूरत थी। उसने अंकल से पैसे मांगे। इस बात को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि अतीत के सारे काले पन्ने खोलकर उसे सुनाए गए, उस पर किए गए एहसान जताए गए, खर्च के हिसाब बताए गए। गौरव खामोश खड़ा सब सुनता रहा। उसके पास कहने को क्या था? उसके माँ बाप ने उसे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था कि शर्म से उसका सिर झुक जाता था। अच्छे नंबर लाने के बाद भी उसकी ना कोई कद्र थी, ना ही कोई प्रशंसा। 10वीं में उसने 95% अंक लाए थे। स्कॉलरशिप मिल रही थी। पढ़ाई के सारे खर्चे उसी में से पूरे हो जाते। कभी कभार एक दो पुस्तकें के लिए कुछ पैसे मांगने पड़ते थे, उस पर भी हंगामा खड़ा हो जाता। उस दिन वह अपने कमरे में जाकर बेतहाशा रोता। उसके माँ बाप ने अपनी मोहब्बत व अपने ऐश, अपनी सहूलियत, अपने स्वार्थ के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर उन दोनों ने विधिवत शादी की होती, अपनी जिम्मेदारी समझी होती, तो ननिहाल या ददिहाल में से कोई भी उसे रख लेता। उसकी ज़िंदगी यूं शर्मसार ना हुई होती। उस दिन रात को उसने तय किया कि 12वीं पास होते ही वह यह घर छोड़ देगा, अपने बलबूते पर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। 12वीं कक्षा उसने मेरिट में पास की, पर घर में कोई खुशी मनाने वाला ना था। रूखी फीकी मुबारकबाद मिली। बस महिमा बुआ ने बहुत प्यार किया, अपने पास से मिठाई मंगाकर उसे खिलाई। हाँ, उसके दोस्तों ने खूब सेलिब्रेट किया। 3-4 दिनों बाद उसने घर छोड़ दिया। पढ़ाई के खर्चे की उसे कोई फिक्र न थी। स्कॉलरशिप मिल रही थी। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए कुछ मुश्किल नहीं होती। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गया। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कमरा किराए पर ले लिया और ट्यूशन करके अपने पर्सनल खर्च निकालने लगा। उसका पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि उसे 10वीं 12वीं के बच्चों की ट्यूशन मिल गई। ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगी। छुट्टियों में काम करके कुछ और पैसे कमा लेता। बीई में उसने पोजीशन ली। बीई के बाद उसके दोस्त ने नौकरी कर ली और उसे दूसरे शहर में चला गया। मकान मालिक को कमरे की ज़रूरत थी, उसे वह घर छोड़ना पड़ा। फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद उसे अनीता आंटी के यहाँ कमरा मिल गया। यह बहुत ही सुकून व अच्छी जगह थी। उसने दुनिया के सारे शौक, सारे मज़े छोड़ दिए। उसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। यहाँ भी वह ट्यूशन करके अपना खर्च चलाता था। अब स्टोर में भी काम मिल गया। ये सब पुरानी बातें सोचते सोचते वह नींद की आगोश में चला गया। गौरव का यह फाइनल सेमेस्टर था। कैंपस सिलेक्शन में उसे एक अच्छी कंपनी ने चुन लिया। जी भरकर उसने खुशियाँ मनाई। फाइनल होने के बाद उसने वहीं कंपनी ज्वाइन कर ली। शानदार पैकेज, बहुत सी सहूलियतें, जैसे उसकी रास्ता देख रही थी। अनीता आंटी और अजीत जी को भी उसने बाहर डिनर कराया। उन दोनों ने भी उसे तोहफे व दुआएं देकर उसका हौसला बढ़ाया। अनीता आंटी ने एक माँ की तरह प्यार किया। महिमा बुआ को साड़ी व पैसे दिए। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। आज वह 5 साल का मजबूर व बेबस बच्चा ना था, बल्कि 25 साल का खूबसूरत, मजबूत और समृद्ध जवान था। एक शानदार घर में रह रहा था। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी, पर फिर भी उसकी आंखों में उदासी और ज़िंदगी में तन्हाई थी। वह हर वीकेंड पर अनीता आंटी से मिलने जाता। वही एकमात्र उसकी दोस्त, साथी या रिश्तेदार थी। अच्छा समय तो वैसे भी पंख लगाकर उड़ जाता है। उस दिन शाम को वह लॉन में बैठा चाय पी रहा था कि गेट पर एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सांवली सी अधेड़ औरत उतरी और गेट खोलकर अंदर चली आई। गौरव उस औरत को पहचान न सका, फिर भी शिष्टाचार के नाते कहा, बैठिए, आप कौन हैं? उस औरत की आंखें गीली थी, चेहरे पर बेपनाह मजबूरी और उदासी थी। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, गौरव बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुरभि हूँ, तुम्हारी मम्मी। गौरव भौचक्का रह गया। कहाँ वह जवान और खूबसूरत और कहाँ यह सांवली सी अधेड़ औरत। दोनों में बड़ा अंतर था। मम्मी शब्द सुनकर गौरव के मन में कोई हलचल ना हुई। उसकी सारी
कोमल भावनाएं बर्फ की तरह सर्द होकर जम चुकी थी। अब दिल पर इन बातों का कोई असर ना होता था। उसने सपाट लहजे में कहा, कहिए कैसे आना हुआ? आपको मेरा पता कहाँ से मिला? बेटा मैं दूर जरूर थी, पर तुमसे बेखबर ना थी। तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी कामयाबी, नौकरी, सब की खबर रखती थी। इंटरनेट से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जीजा जी से अनीता जी का पता चला, उनसे तुम्हारे बारे में मालूम हो गया। इस तरह तुम तक पहुंच गई। मैं जानती हूँ कि मेरा तुमसे माफ़ी मांगना व्यर्थ है, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा लड़कपन, मेरी नादानी और मेरे स्वार्थ की भेद चढ़ गया। मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला किया। ना मैं खुश रह सकी, ना तुम्हें सुख दे सकी। मैंने वो खिड़की खुद ही बंद कर दी जहाँ से ताज़ी हवा का झोंका, प्यार की ठंडी फुहार मेरे तपते वजूद की तपिश कम कर सकती थी। मैंने थोड़े से ऐश की खातिर उम्र भर के दुखों से सौदा कर लिया। अब सिर्फ पछतावा ही मेरी ज़िंदगी है। ठीक है सुरभि जी, जो आपने किया सोच समझ कर किया था। आज से 30 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप इतना आम बात ना थी। बहुत कम लोग यह कदम उठाते थे। आप उस समय इतनी बोल्ड थी, आपने यह कदम उठाया। फिर इसको निभाना था। एक बच्चे को जन्म देकर आपने उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। ना मेरा कोई ननिहाल रहा, ना ददीहाल। मैंने कैसे खुद को संभाला ये मैं जानता हूँ। जिस उम्र में बच्चे माँ के सीने पर सिर रखकर सोते हैं, उस उम्र में मैंने तकिए से लिपट कर रो रो कर रातें काटी हैं। आपने और पापा ने सिर्फ अपने ऐश देखे, अपना स्वार्थ देखा। एक पल को भी उस बच्चे के बारे में न सोचा जिसे दुनिया में लाने के लिए आप दोनों जिम्मेदार थे। अब मेरी मासूमियत, मेरा बचपन, मेरी कोमल भावनाएं सब बेवक्त मर चुकी हैं। गौरव बेटा, तुम जो भी कह रहे हो एकदम सही है। मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया था, पर उसके अंजाम ने मुझे ऐसा सबक सिखाया है कि हर लम्हा मैं खुद को बुरा भला कहती हूँ। दुबई में मैंने दूसरी शादी की थी, पर 8 साल तक मुझे औलाद ना हुई तो मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। उन्हें औलाद चाहिए थी और मैं माँ ना बन सकी। औलाद की बेकदरी की मुझे सज़ा मिल गई। मैं औलाद मांगती रही, मेरा बच्चा ना हुआ। सारे इलाज कराए, यहाँ औलाद थी तो मैंने दूसरों को दे दी। मेरे गुनाहों का अंत नहीं है। मुझे कैंसर है, थोड़ा ही समय मेरे पास है। मैं अपने गुनाहों का, अपनी भूलों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ बेटा। मैं तन्हाई से तंग आ गई हूँ। मुझे तुम्हारी तन्हाई का भी एहसास है। पैसा है मेरे पास, पर उससे अकेलापन कम नहीं होता। भले ही तुम मुझे खुदगर्ज समझो, पर यह मेरी आखिरी इच्छा है। एक बार मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। अपनी बेबस व मजबूर माँ की इतनी बात मान लो। गौरव सोच में पड़ गया। एक बार दिल हुआ अपनी मम्मी को माफ़ कर दे। दूसरे पल संघर्ष भरे दिन, अकेले रोते रोते गुजारी रातें याद आ गई। उसने धीमे से कहा, सुरभि जी, इतने सालों से मैं बिना रिश्तों के जीने का आदी हो गया हूँ। रिश्ते मेरे लिए अजनबी हो गए हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं अपने दिल को रिश्ते होने का यकीन दिला सकूँ, अपनों के साथ जीने का तरीका अपना सकूँ। इतने सालों तक तपते रेगिस्तान में झुलसा हूँ, अब एकदम से ठंडी फुहार बर्दाश्त ना कर सकूँगा। मुझे अपने आप को माँ शब्द से मिलने का, समझने का मौका दीजिए। अभी मुझे नए तरीकों को अपनाने में थोड़ी हिचकिचाहट है। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैंने माँ को पहचान लिया है, मैं आपको खबर करके लेने आ जाऊँगा। आप अपना फ़ोन नंबर और पता मुझे दे जाइए। सुरभि ने एक उम्मीद भरी नज़र से गौरव को देखा। उसकी आंखें दबदबा गई। वह थके थके कदमों से गेट की तरफ वापस मुड़ गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।